दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रूड पर और गोल्ड पर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, महंगाई कितनी बढ़ेगी, आपका बजट कितना हिलेगा, सेविंग्स में क्या करना है, म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रखने हैं नहीं रखने हैं, और बहुत कुछ जो पैसे से संबंधित है, आपके पैसे से संबंधित है। दोस्तों इसमें मैं कुछ आपको सलाह भी करूंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग जो है पैसे को ज़्यादा बचा सकते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, पहले समझते हैं यूएस डॉलर क्या है। आप सब लोग जानते हैं यूएस डॉलर क्या है। यूएस डॉलर अमेरिका की एक मुद्रा है। जैसे इंडिया का रुपी है वैसे यूएस का डॉलर है, इसीलिए उसे यूएस डॉलर कहा जाता है। अभी आज से करीब 75 दिन पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो यूएस डॉलर था 92 रुपीस का। यानी कि अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो मैं बाजार जाता था या बैंक के पास जाता था, मैं 92 रुपीस देता था और मुझे $1 बदले में मिल जाता था। अभी सरकार को क्यों चाहिए डॉलर और मोदी जी ने क्यों आप लोगों से अपील की है कि गोल्ड मत खरीदिए 1 साल तक, या गोल्ड में निवेश कम करिए 1 साल तक, या मत करिए, क्यों? गोल्ड एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देखिए दोस्तों, गोल्ड इंडिया में नहीं होता, बाहर से आता है। क्रूड ऑयल इंडिया में नहीं होता, बाहर से आता है। एडिबल ऑयल यानी कि खाने वाला वनस्पति घी, रिफाइंड ऑयल जिसे बोलते हैं, ये सब बाहर से आते हैं। अब अगर हम इंडिया में टॉप 5 इंपोर्ट की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे थे? गोल्ड। दूसरे नंबर पे क्रूड, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे कुछ और एसेंशियल आइटम्स, लेकिन उसमें से टॉप 5 टॉप 7 में एडिबल ऑयल भी एक था। इसके अलावा हम लोग डॉलर का कंजम्पशन कहाँ कर रहे थे? ये आप, मैं और ये जो हम सब लोग विदेश यात्रा करने चले जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं? इंडिया रुपी थोड़ी लेके जाते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग थाईलैंड जा रहे हैं तो क्या होता था? इंडिया में आप डॉलर लेते थे, डॉलर का आप थाई बाट लेते थे। अब आपको हो सकता है आप गए, आपने कहा थाई बाट दे दो, तो आपको आपके ब्रोकर ने या एजेंट ने डायरेक्ट थाई बाट दे दिया, लेकिन वो थाई बाट नहीं होता था। उसका कन्वर्जन कैसे होता है? पहले इंडिया रुपी से हम लोग डॉलर खरीदते हैं और वो डॉलर से फिर बाट खरीदा जाता है, तो बीच में डॉलर का रोल है। अब दोस्तों ये सब समीकरण क्या बन रहे हैं, क्या होगा, इसको समझते हैं। अब क्योंकि इसे विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं, डॉलर रिजर्व भी बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं। अब ये आता कहाँ से है? दोस्तों जब आप यहाँ से कोई सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इन्फोसिस ने सॉफ्टवेयर बनाया और बाहर भेज दिया, उन्होंने यहाँ से टीम बाहर भेज दी, जब टीम भेजी उसे बोलते हैं सर्विस एक्सपोर्ट, और जब सॉफ्टवेयर बना के भेजा उसे बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो जब भी आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें डॉलर मिलते हैं। अभी अपने पास इंडिया में यूएस डॉलर रिजर्व कितना है या विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? अब इसमें ज़रूरी नहीं है डॉलर ही आए, 80-90% डॉलर आता है, लेकिन कुछ और मुद्राएं भी आ जाती हैं, जैसे आप पाउंड भी कर सकते हैं, युआन भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर यूएस डॉलर ही होता है, इसलिए उसे यूएस डॉलर रिजर्व भी बोलते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार भी बोलते हैं। ये था दोस्तों 639 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व था हमारे पास, लेकिन पिछले 30 दिनों में 40 बिलियन डॉलर इसमें से खत्म हो गए हैं। क्यों खत्म हो गए हैं? क्योंकि दोस्तों हम प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है। आपकी स्कूटी से लेके, बाइक से लेके, कार से लेके, हवाई जहाज से लेके, रेल से लेके, सब कुछ तेल पे निर्धारित है। तो हमारे को सबसे ज़्यादा तेल खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमें तेल की खपत ज़्यादा है। गोल्ड हम लोगों के यहाँ एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, लेकिन एक फैशन भी है।
आप भी गोल्ड पहनते हैं, आपके घर की महिलाएं भी गोल्ड पहनती हैं। महिलाएं अपने लिए कभी चेन ले लेती हैं, कभी हार ले लेती हैं, कभी ईयररिंग्स ले लेती हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनके यहाँ चलता रहता है। तो हर एक व्यक्ति को गोल्ड चाहिए। दूसरा, गोल्ड का हमारे यहाँ एक और क्या कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा, बेटी की शादी में गोल्ड, बेटे की शादी में गोल्ड, बेटे की शादी में लो, बिटिया में दे दो। तो ये गोल्ड का एक और यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड का एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है जब सरकारें खरीदती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई गोल्ड खरीदेगा, चाइना में चाइना का फेडरल बैंक खरीदेगा या रिजर्व बैंक खरीदेगा, यूएस का भी अपना रिजर्व बैंक खरीदेगा, यूरोप का जर्मनी का रिजर्व बैंक खरीदेगा। ये लोग क्यों खरीदते हैं दोस्तों गोल्ड? क्योंकि हमारी जितनी भी करेंसी है दैट इज बैक्ड अप बाय गोल्ड। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी का या आरबीआई के गवर्नर का मन करे चलो यार देश में पैसे की कमी हो रही है, 1 लाख करोड़ के नोट छाप दो और ये बांट दो लोगों को। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो पहले उतना गोल्ड खरीदेंगे, उसे अपने वॉल्ट में रखेंगे, जितनी उसकी वैल्यू है उतना वो नोट छापेंगे। इसको बोलते हैं द करेंसी इज बैक्ड अप बाय गोल्ड। यानी कि सरकार कैसे लिखती है कि मैं आपको 100 रुपए देने का वचन देता हूं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास उतना गोल्ड रखा है, इतने नोट वो छाप लेते हैं। अब वापस आते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला। मोदी जी ने बोला भाई गोल्ड कम खरीदो क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। विदेश यात्रा मत करो क्योंकि आप लोगों वैकेशन के लिए जा रहे हैं, प्राथमिकता नहीं है। अगर डॉलर सारा वहां खर्च होने लगेगा तो डॉलर की रेट बढ़ने लगेगा। जो अभी डॉलर हम 92 रुपए में खरीदते थे आज वो 96.028। तो दोस्तों डॉलर महंगा हो रहा है। अब आपने डॉलर की डिमांड खत्म नहीं की, यानी कि अगर आप गोल्ड इसी तरीके से खरीदते रहे, आप देश यात्रा इसी तरीके से करते रहे, तो दोस्तों ये डॉलर की डिमांड खत्म नहीं होगी। डॉलर की डिमांड खत्म नहीं होगी तो तेल हमारा एक तो वहां पे रेट बढ़ रहा है, जो $58 का था वो युद्ध की वजह से $100 के आंकड़े को टच कर रहा है, और यहाँ पे हमारा डॉलर भी बढ़ रहा है। तो इसको मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए इसकी कीमत $1 है, पेन की कीमत $1 है। अब आपको ये खरीदना है तो पहले इसके आप 70 रुपए देते थे, फिर 90 देने लगे, फिर 92 देने लगे और आज ये 96 का है। मोदी जी की चिंता ये है कि अगर इसी तरीके से डॉलर की कीमत बढ़ती रही तो और ये 100 का हो गया तो आपको तेल और महंगा मिलेगा। तो आप अपने इंटरेस्ट में गोल्ड मत खरीदिए, आप अपने इंटरेस्ट में विदेश यात्रा मत करिए, और सेहत का भी ख्याल रखिए, तेल कम खाइए, वो तो और एक अच्छी बात हो गई है। अब क्योंकि क्रूड हमारी प्राथमिकता है, सोना प्राथमिकता नहीं है। सोने का मतलब गोल्ड। क्रूड हमारी प्राथमिकता है, विदेश यात्रा प्राथमिकता नहीं है। क्रूड हमारी प्राथमिकता है, खाने का तेल हमारी प्राथमिकता नहीं है। इसीलिए तेल को समय पे खरीदना और देश में डिस्ट्रीब्यूट करना सरकार चाहती है कि इस सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं कोई बाधा ना आ जाए। क्योंकि आज आप गोल्ड को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि आपको ये है कि पिछले 1 साल में गोल्ड ने 55% की रिटर्न दी है, तो हम क्यों ना लें। हर आदमी ये सोच रहा है, हर आदमी ये सोच रहा है सर हम सुनार के जाके थोड़ी लेते हैं, हम तो डिजिटल गोल्ड लेते हैं। अरे तो दोस्तों जब आप डिजिटल गोल्ड लेते हो, आप 300, 500, 1000 रुपए जब आप इन्वेस्ट करते हो डिजिटल गोल्ड में, तो मान लीजिए आपने डिजिटल गोल्ड कंपनी ए से लिया, तो वो कंपनी शाम को जाके उतना गोल्ड खरीदती है, या आज का जो गोल्ड का रेट है उस हिसाब से अपने यूनिट की कीमत को निर्धारित करती है। तो गोल्ड तो वहां पे भी खरीदा गया, वो आपने नहीं खरीदा, आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड कंपनी या जिसका भी आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा उसने खरीदा, और उसकी बैकिंग से गोल्ड आपको मिला डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में। तो दोस्तों अब इसके रिपरकशंस क्या हैं? एक, डॉलर की कीमत बढ़ रही है जो कि हमारे देश हित में नहीं है। दूसरा, क्रूड की कीमत बढ़ रही है। अभी आप लोगों ने देखा ही था कितनी क्राइसिस हो गई थी, 4000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर। दोस्तों मीम तो इस पे बन गए, लोगों ने तो इसका मजाक बना दिया। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है कि 80 रुपए वाली मोमोज की प्लेट, क्योंकि हम लोग दिल्ली नोएडा में रहते हैं ना, तो 80 रुपए वाली मोमोज की प्लेट 120 रुपए बिकने लगी। क्यों? क्योंकि जो 1500, 1800 या 2000 का कॉमर्शियल सिलेंडर आता था
वो 4,000 का मिलने लगा। तो दोस्तों ये सब परिकरण बन रहे हैं। अब इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं सोना क्यों ना लूं? अरे मेरा पैसा है, मैं जो मर्जी लूं। दोस्तों इधर सोना ले लो तो उधर क्रूड भी महंगा ले लेना। सोने के बगैर काम चल सकता है, क्रूड के बगैर क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो बताता हूँ। आप अपने ऑफिस नहीं जा पाएंगे, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें रुकावटें आएंगी, यानी कि वही लॉकडाउन वाला समय बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी मोदी जी ने आपसे अपील की है, रिक्वेस्ट की है। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो वो तो फरमान जारी कर देंगे कि दोस्तों कल से लॉकडाउन। वो आपके लिए ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग और वित्तीय घाटे देने वाली सिचुएशन हो जाएगी। वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो आपके मेरे किसी के भी हित में नहीं होगी। तो हमें हमारी भलाई में, हमें हमारे इंटरेस्ट में, हमें हमारे बच्चों के इंटरेस्ट में बेहतर है कि इस चीज़ को मान लें। अब पेट्रोल के रेट बढ़ने से, डीजल के रेट बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी आने वाले समय में, दोस्तों मैं हाथ जोड़ के पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल ये ना समझें कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अवगत करा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती हैं। पेट्रोल और डीजल का सबसे अहम यूज़ क्या है? वो आपकी गाड़ी में डलता है, वो आपकी टैक्सीज में डलता है, वो आपके प्राइवेट जो आप ये लोग टैक्सी करते हैं, रैपिडो करते हैं, ओला उबर करते हैं, ये जितनी भी ऐप बेस टैक्सी सर्विसेज है इनमें डलता है। उसके बाद आप जहाज से जाते हैं उसमें डलता है। रेलवे में तेल के बगैर काम नहीं होता। चाहे आप सोचें कि मैं तो बिजली की रेल से जा रहा हूँ, वहाँ भी तेल लगता है। अभी समझाऊंगा कैसे, क्योंकि डायरेक्टली तेल हम ऐसे कंज्यूम करते हैं, इनडायरेक्टली हम तेल कैसे कंज्यूम करते हैं। दोस्तों आपकी किचन में जो सब्जी आती है ना, आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आलू दिल्ली में ही उगता हो। आलू हो सकता है हापुड़ से आ रहा हो, जो आप हरी मिर्च खा रहे हैं वो हो सकता है बेंगलोर से आ रही हो, जो आप हल्दी ले रहे हैं वो हो सकता है केरल में कहीं उग रही हो, जो आप लौंग इलायची यूज़ कर रहे हैं वो सब केरल से आती हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन सब में चाहिए ना। अब आप कहेंगे मैं तो 50 ग्राम कुल लौंग यूज़ करता हूँ पूरे महीने में, इसमें भाड़े में क्या फ़र्क है? दोस्तों ऐसे फ़र्क नहीं होता। एक ट्रक जो केरल से दिल्ली आता है, मान लीजिए उसका भाड़े का मतलब रेंट होता है या कार्टरेज होता है, मान लीजिए उसका भाड़ा 50,000 रुपये लगता है और 50,000 में 10 टन लौंग आती है। अब 50,000 की जगह मान लीजिए वो 70,000 लगने लगेगा या 90,000 लगने लगेगा, तो 1-2 रुपये आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। जब 1-2 रुपये चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो दोस्तों उस पर GST, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, रिपरकशन, जब रिपल इफेक्ट आता है तो कीमतें बढ़ जाएंगी। अब आप जो मूंग की दाल खाते हैं वो कोई इंडिया में से थोड़ी आ रही है, तूर की दाल कोई इंडिया में थोड़ी हो रही है। जो आप काजू खाते हैं वो तंजानिया से आता है। जो आप लौंग यानी कि लवंग जिसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं, वो जांजीबार से आता है। तो दोस्तों बहुत ट्रांसपोर्टेशन लगती है इन सब चीज़ों में, और ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ मेजर रोल इन कॉस्टिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। आप जो ये आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आप जो ये सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये नोएडा में बनता है। एप्पल का फ़ोन मेड इन चाइना हो सकता है, तो सैमसंग का फ़ोन नोएडा में बनता है और आप बेंगलोर में ले रहे हैं, तो ट्रक में ही तो जाएगा ना दोस्तों, या बाय एयर जाएगा, तो सब में लगेगा। अब बाय एयर भी जाएगा तो नोएडा से एयरपोर्ट तक तो बाय ट्रक ही जाना है, वहाँ भाड़ा बढ़ गया। हवाई जहाज ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए, वहाँ बढ़ गया। हवाई जहाज से उतर के कंपनी के वेयर हाउस आया, वहाँ ट्रक में लगा। यही नहीं दोस्तों, बिजली। अब आप कहेंगे बिजली हम तो कोयले से बनाते हैं, तो दोस्तों कोयले की खान से जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ तक कैसे आता है? वो भी ट्रक में रख के ही आता है कोयला। आप कहेंगे ट्रेनों से आता है, तो कोयले की खान से ट्रेन तक कैसे आता है? वो भी ट्रक से ही आता है। लेबर जो अपने घरों से खदान तक जाती है वो भी किसी यातायात के साधन में बैठ के जाती है। तो दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ है तेल। तेल हमें नज़र नहीं आता, हमें लगता है अरे हम कहाँ तेल वापरते हैं, हम तो मुश्किल से 10 लीटर 50 लीटर हमारी गाड़ी में डलता है। लेकिन दोस्तों
पर पर्सन हम कितना तेल, यानी कि मैं यहाँ पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, कंज्यूम करते हैं, वो आप डायरेक्टली शायद नहीं करते, आप इनडायरेक्टली करते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आज की ही बात है। हमारे घर में जो हाउस हेल्प है, जिसे हम मेड बोलते हैं, काम वाली बाई, उसने आज मैडम से कह दिया कि मैडम 200 300 500 रुपये बढ़ा दो, क्योंकि मैं अपने घर से आपके यहाँ आती थी, पहले 80 रुपये मेरा पर डे का भाड़ा लगता था, अब 110 लगने लगा है। यानी कि लोकल 3 व्हीलर ने भी 20 रुपये 30 रुपये एक तरफ के या दोनों तरफ के मिला के बढ़ा दिए। तो आप सोचिए, हर व्यक्ति पे असर आएगा, महंगाई बढ़ेगी दोस्तों। और 50 से 60 डॉलर वाला तेल $100 हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 80% बढ़ गया है। अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये चल रहा था तो 180 हो जाएगी, नहीं, उसमें बहुत सारा पोर्शन एक्साइज, टैक्सेस, इंपोर्ट, रिफाइनरी का मार्जिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तेल की कीमत उसमें कुछ आधे के आसपास ही होती है। जो आप 90 रुपए का तेल ले रहे हैं उसमें 50 रुपए का तेल है, बाकी टैक्सेस होते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, जो आपका तेल है वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को 30 रुपए के आसपास बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, एचपी, जहां से आप तेल डलवाते ना, इवन जियो, इनको करीब करीब 1000 करोड़ पर डे का लॉस होगा। तो ये लॉस कौन बियर करेगा? सरकार बियर करेगी, आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। दोस्तों देखिए, देश जो होता है वो कोई एक आदमी से नहीं बनता, देश जो होता है वो सबके प्रयास से बनता है। हर आदमी उस टीम का हिस्सा है। हम सब लोग देश हैं। मोदी जी अकेले देश नहीं है, सरकार अकेली देश नहीं है। दोस्तों मोदी जी एक विजनरी लीडर हैं, वो हमें सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं, करना आपको, मेरे को और हम सबको पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा कहना ये है, महंगाई बढ़ने वाली है। अब महंगाई को कैसे काउंटर करना है? महंगाई को काउंटर करने के दोस्तों 4-5 तरीके हैं। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के आपसे कह चुका हूं। अभी दोस्तों मैंने 10 दिन पहले एक और वो डाली थी वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको कि आप लोगों ने शायद देखना भी सही नहीं समझा। दोस्तों देख लिया होता तो मैं गारंटी देता हूं कि अब तक एक आध, कुछ ज्यादा नहीं तो 100, 1000, 500, 2000 की कुछ शिप चालू कर दी होती। लेकिन आपको लगता है कि दीपक सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। दोस्तों मैं जो भी बोलता हूं ना वो इंफॉर्मेटिव होता है, आप लोगों के हित में होता है, इसीलिए बोलता हूं। अब करे क्या दोस्तों? प्रिंसिपल बना लीजिए कि मुझे 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, 50,000, जो आपकी यथानुसार है, एक सिप शुरू करनी है। क्यों करनी है? इस तरह के मूवमेंट के लिए करनी है, क्योंकि इस तरह के इवेंट आगे भी आते रहेंगे। आज दोस्तों ये युद्ध बंद भी हो जाए तो आप क्या सोच रहे हैं कि ईरान तेल के रेट कम कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सोच के देखिए, मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप मान लीजिए एक फैक्ट्री चला रहे हैं और उस फैक्ट्री में ये पेन बना रहे हैं। उस फैक्ट्री की बनने की कीमत 1 करोड़ है, यानी कि मशीन, लैंड सब मिला के 1 करोड़ प्लांट कॉस्ट है। अब यूएस ने वहां पे मार दी मिसाइल, यानी कि ईरान में जो चीजें थी वो तहस नहस हो गई, बिल्डिंगें गिर गई, लोग सड़क पे आ गए, कितने लोग मर गए, कितनी रिफाइनरीज उनके यहाँ खत्म हो गई, कितने बिजली घर थे वो खत्म हो गए। तो दोस्तों वहां लाइफ डिस्टर्ब हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, सड़कें टूट गई हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग का, फैक्ट्रीज का, रिफाइनरीज का, लोगों का लॉस हुआ है। उन्हें भी अपनी जगह को दोबारा रिहेबिलिटेट करना है, उन्हें भी अपनी फैक्ट्रियां दोबारा बनानी है, उन्होंने भी अपनी रिफाइनरियां दोबारा चालू करनी है। तो इन सब में लगेगा पैसा, रोकड़ा। तो दोस्तों जो ऑयल वार से पहले बेच रहे थे $50, $60, $58, अब अगर वार आज खत्म भी हो जाती है तो वो क्या कहेंगे कि भाई एक तो हमें इतना $1 बिलियन नुकसान हुआ है, वो हमें तेल का रेट बढ़ा के पूरा करना पड़ेगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे हमें टोल दे दो, 1 बैरल निकलेगी $1 टोल दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचो, जब केवल इंडिया $5 मिलियन रोज का ले रहा है, $5 मिलियन तेल
चाइना कितना ले रहा है, रशिया कितना ले रहा है, यूएस कितना ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया कितना ले रहा है, सारी कंट्री ले रही है दोस्तों ईरान से तेल। तो जब सारी कंट्री ले रही है और वो कितने बैरल बना रहा है, उसको हर एक पे एक बैरल मिलेगा, तो ये भी आप ही के देश से निकल के वहां जाएगा, आप ही की जेब पे इसका भी कर भार आएगा। दोस्तों कोई भी सरकार आपको पॉलिसी दे सकती है, आपको इंसेंटिव दे सकती है, लेकिन खर्चा सारा वो नहीं कर सकते। खर्चा अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। आप लोग समझिए महंगाई बढ़ने वाली है। दोस्तों मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से ये ना समझें कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ। मैं आप लोगों को सत्य और हकीकत से अवगत करा रहा हूँ कि दोस्तों तेल के रेट और बढ़ेंगे, तैयार हो जाइए। जब तेल के रेट बढ़ेंगे, आपकी किचन से लेके, बिजली से लेके, स्कूल की फीस से लेके, अब आप कहेंगे स्कूल की फीस में क्या था, तो दोस्तों जब आपके बच्चे बस में बैठ के स्कूल जाएंगे तो स्कूल की ट्रांसपोर्ट फीस मान लीजिए 4,000 है, 3,000 है, 5,000 है, अगर वो 1,000 रुपए से भी बढ़ती है तो आपके लिए तो स्कूल फीस ही बढ़ेगी ना। ये फर्क है। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी जेब पे फर्क पड़ने वाला है। आप ऑफिस जाते हैं पूरे महीने में, अभी आप हो सकता है 10,000 का तेल डलवाओ, और तेल ही अगर यहाँ से 20% बढ़ जाएगा, यानी कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए वाला या 97 वाला तेल 30 रुपए करीब बढ़ना चाहिए, लेकिन चलो मैं कहता हूँ 20% भी बढ़ गया तो आपकी जेब पे तो दोस्तों 10,000 अगर आप तेल ले रहे थे या 4,000 ले रहे थे तो अधिक बाहर आ गया। सेविंग कम करनी पड़ेगी। अगर आप 10,000 बचा रहे थे तो हो सकता है 4,000 का अतिरिक्त खर्चा आ जाए, तो अभी सेविंग 6,000 की रह जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने सेविंग कर रखी है उनको इतना डेंट नहीं पड़ेगा। रीजन भी कि दोस्तों आपके पास पैसा है, और पैसा आदमी इन्हीं दिनों के लिए तो बचा के रखता है कि आड़े वक्त काम आएगा। तो यही है दोस्तों वो आड़े वक्त वाली इमरजेंसी सिचुएशन। हो सकता है कि आपके पास पर्याप्त धन हो, लेकिन मेरे बहुत सी ऑडियंस ऐसे भी होंगे जो 20,000 से 50,000 कमाते हो, जो बेचारे नहीं इतना ज्यादा सेव कर पाते हो। जो लाखों प्लस कमा रहा है दोस्तों उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 2-5 हजार ज्यादा भी खर्च कर देगा, लेकिन बर्डन तो उस पे भी पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने हो सकता है उसे फर्क ना पड़े, लेकिन तीसरे महीने दोस्तों उसको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसने अपने खर्चे भी वैसे ही बना लिए हैं। वो बड़ी गाड़ी में भी चल रहा है, उसकी EMI भी ज्यादा है, उसके होम लोन भी ज्यादा है, उसको भी फर्क पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सबको पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी का एक बजट होता है, हर आदमी के लिए एक जीवन यापन के लिए उतना होता है। अब क्या करें दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप डिजिटल उसमें ही क्यों नहीं कर रहे, तो दोस्तों उसको भी कम कर दीजिए। और यदि आप ना कर सकें तो बेहतर है, क्योंकि आप अपने पैसे पे 10-20%, 50% या 30% कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि इधर कमाएं और उधर ज्यादा दे दे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक और इसका वो बताता हूं कि गोल्ड सिल्वर में अभी इंडिया 800 टन गोल्ड यूज कर रहा है हर साल। अब मोदी जी ने कहा है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो इसमें गिरावट आएगी। जब इसमें गिरावट आएगी तो इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड कम होगी तो उसका रेट गिरेगा। तो गोल्ड सिल्वर का रेट इंटरनेशनल मार्केट में जब गिरेगा तो आपको वैसे भी बाद में सस्ता मिल सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देश हित में अभी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, और थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। महंगाई बढ़ने वाली है, लेकिन ये परमानेंट नहीं बढ़ेगी दोस्तों, ये 5-6 महीने में सेटल होगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी जिंदगी का हमारी जिंदगी को कलेश हो गया। चीजें सुधरेंगी, पहले भी सुधरी थी दोस्तों। अब सरकार तो हमसे कह रही है कि भाई सिर्फ गोल्ड मत लो। जब 1961 में युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस वक्त तो सरकार ने हाथ फैलाया था कि भाई अपने घर का सोना दे दो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। सरदार मनमोहन सिंह ने सोना गिरवी रखा था क्योंकि तेल खरीदने के पैसे नहीं थे। वी आर इन वेरी गुड कंडीशन टुडे, बहुत अच्छी सिचुएशन है, कोई कमी नहीं है देश को, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कल कमी ना हो इसके लिए तैयारी आज कर लीजिए। देश चलेगा दोस्तों, हम सब चलेंगे। देश तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। थैंक यू।